बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 9 मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। एक्सरसाइज का आगाज़ कर चुके हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट को पहले हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट में ये है, any number of particles are projected from the same point at the same instant in various direction। यहां पे लफ्ज आएगा डायरेक्शन, with speed v naught, and prove that at any subsequent time t they will be on a sphere of radius v naught t and determine the motion of the center of sphere। Any number of particles are projected from the same point। फर्ज कर लिया कि O पे खड़े होके हमने कुछ पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v नॉट के साथ। एंगल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी सबकी v नॉट है। ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ये यहां पे आया, ये पार्टिकल है, इसको फेंका, ये पार्टिकल सारे जो है ना ये स्पीड v नॉट के साथ फेंके जा रहे हैं और पॉइंट O से फेंके जा रहे हैं, और इसको हम एक्स एक्सिस पोज कर देते हैं और इसका नाम वाई एक्सिस रख देते हैं। ये वेलोसिटी v नॉट के साथ डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका गया। तो फर्ज किया कि इस पार्टिकल को एंगल अल्फा के साथ फेंका गया। कुछ देर के बाद आपने साबित करना है कि ये सारे पार्टिकल एक स्फीयर के ऊपर आके गिरेंगे और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस किसके बराबर होगा? v नॉट t के बराबर होगा। अब स्फीयर क्या होती है, पहले हम इसको भी डिस्कस कर लें। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया हो, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन के अंदर आता है। ये देखें, ये सर्कल है और ये इसकी फिगर आ गई 2 डायमेंशन के अंदर। अगर ये 3 डायमेंशन के अंदर चला जाए तो ये स्फीयर बन जाता है। ये मेरे पास एक फुटबॉल टाइप चीज है, इसको हम स्फीयर कहते हैं। ये 3 डायमेंशन की फिगर है। सर्कल के अंदर सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। इसके अंदर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये हमने साबित करना है कि थोड़ी देर बाद ये आके एक ऐसी स्फीयर के ऊपर गिरेंगे। अब देखना, ये गोल टाइप चीज है तो इसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा। जमीन टाइप चीज है ये, तो जमीन का भी कोई ना कोई रेडियस है, तो इसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा। तो हमने ये साबित करना है कि टी टाइम के बाद जब ये आके गिरते हैं तो किसी ऐसी स्फीयर पर गिरेंगे जिसका रेडियस v नॉट t होगा। राइट? तो ये सर्कल से स्फीयर का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस का इजाफा हो जाएगा उसमें, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो स्फीयर को हम, ये बॉल टाइप चीज बन जाती है। तो ये देखिए, इसको मैंने गेंद बना दिया, बॉल को शो कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर किसके बराबर आ गई? इसके बराबर। इसकी शक्ल जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल से मिलती जुलती होती है, सिर्फ इसके अंदर z कोऑर्डिनेट का इजाफा हो जाएगा। तो यही हम साबित करने जा रहे हैं कि पार्टिकल्स को हमने प्रोजेक्ट करना है और साबित करना है कि t टाइम के बाद वो एक स्फीयर पर होंगे और उस स्फीयर का रेडियस r किसके बराबर होगा? v नॉट t के बराबर होगा। लेट अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स particles are projected
with velocity v naught and angle alpha. Then equation of the path of the projectile is एक पैरामीट्रिक फॉर्म हमने इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्राइव की थी। वो क्या थी? x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी और y बराबर थी वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये पैरामीट्रिक फॉर्म थी। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम पैरामीट्रिक फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए मैं इसी इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह की साबित करनी है। x वाली रकम का स्क्वायर, y वाली रकम का स्क्वायर, z वाली रकम का स्क्वायर। तो इसलिए x वाली रकम, y वाली रकम, z यहां पे है ही नहीं, तो वो फिर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3। अब हम ऐसा करते हैं कि 1 2 3 को दोबारा लिखते हैं। 1 2 3 कैन बी रिटन एज 1 2 3 कैन बी रिटन एज ये तो एज इट इज ही आएगी। x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी। इसका जो है ना 1/2 जी टी स्क्वायर को उठा कर इधर ले, y प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट, इधर रह गया साइन ऑफ अल्फा इंटू टी। इसका नाम 2 डैश रख देते हैं। ये पहले 2 थी, ये 2 डैश बन गई। ये z इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख दी मैंने। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब मैं जो इक्वेशन जो है स्फीयर की ड्राइव करना चाहता हूं उसके अंदर मुझे ये ना कॉस अल्फा और टी वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कॉस अल्फा को एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर भी अल्फा नहीं दिया हुआ था, अल्फा मैंने सपोज किया है। वी नॉट का जिक्र है और टी का जिक्र है, अल्फा का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं अल्फा को एलिमिनेट करने लगा हूं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 2 डैश 3 तो ये देखो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा टी, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और साथ टी का भी स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साथ टी स्क्वायर आ गया। राइट। अब यहां से मैं v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये आ गया v नॉट टी होल का स्क्वायर। इसकी जगह पर तो 1 आ गया ना, इसकी जगह पे 1 आ गया, इसको v नॉट टी का स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस
-1/2 GT का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। ये फिर आ जाएगा Z-0 का स्क्वायर, Z-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू V0T का स्क्वायर। अब ये देखें इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, इट इज ऑफ द फॉर्म जो मैंने आपको स्फीयर की इक्वेशन शुरू में बताई है, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर 4 है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी। Therefore 4 represents sphere with सेंटर क्या होगा स्फीयर का, स्फीयर का सेंटर है तो देखें यहां पे x माइनस माइनस के बाद क्या आता है a, माइनस के बाद b, माइनस के बाद c, तो सेंटर a b c था, तो यहां पे माइनस के बाद क्या आ रहा है 0, इधर माइनस के बाद क्या आ रहा है -1/2 GT स्क्वायर, और इधर z के बाद 0, तो ये सेंटर आ गया। और रेडियस किसके बराबर आ गया, रेडियस r बराबर है, ये देखिए ये r का स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर हाथ रखें तो ये रेडियस है ना, तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, स्क्वायर के ऊपर हाथ रखा तो रेडियस की जगह पे क्या आ गया V0T, तो रेडियस किसके बराबर आ गया V0T। तो आपने क्या साबित करना था कि टाइम t के बाद वो एक ऐसी स्फीयर पर होंगे जिसका रेडियस V0T होगा, तो ये एक ऐसी स्फीयर के ऊपर आके गिरे जिसका रेडियस V0T होगा, यही मैंने साबित करना था। अब एक और चीज जो है वो डिस्कस करना बाकी है, वो क्या है, डिटरमिन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर जो है जिस तरह जमीन जो है वो घूमती है, ठीक है, हमने देखना है कि ये जो हमारा स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका जो है घूमने की डायरेक्शन क्या है, ये किस तरफ घूम रही है। ठीक है, अब यहां पे देखें x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी स्फीयर है जिसका सेंटर कहां पे लाई करता है, y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1/2 GT स्क्वायर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आंसर क्या आता है dy/dt, ये आ गया -1/2 GT को करेंगे तो 2t आ जाएगा, 2 से कट गया -GT आ गया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt स्क्वायर इज इक्वल टू -g के बराबर आ गया। तो एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी, दो दफा डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस शक्ल में आ गया, g की शक्ल में आ गया, और g की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कब होती है, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्फीयर है ये नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे करके आ रही है, ठीक है, ऐसे घूमती घूमती, ये देखें ये स्फीयर है, ये घूम रही है, ऐसे घूमती 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 जो है ना ये ऊपर जा रही है। तो यही हमने बताना था कि मोशन ऑफ सेंटर जो है स्फीयर का वो क्या होगा, अब मूविंग अबव, द स्फीयर is moving in upward direction। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डिस्कशन जो है ये कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेटमेंट इसकी क्या है,
अ शेल बर्ड्स ऑन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। एक शेल जो है जमीन पर आके टकराता है और फटता है। फर्ज किया कि ओ पॉइंट के ऊपर आके ये फटता है, ठीक है, यहां पे आके स्ट्राइक करता है और वो शेल फट जाता है ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ ग्राउंड। पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन। यहां से फिर उसके टुकड़े जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में उड़ना शुरू कर देते हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। और वेलोसिटी जो है वो कितनी है, अप टू 80 फीट पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसकी 80 फीट पर सेकेंड है, जो टुकड़े ऐसे करके फैल के जाते हैं। प्रूव दैट अ मैन 100 फीट अवे। एक बंदा यहां से 100 फुट के फासले पर खड़ा है। ये देखिए, फर्स्ट किया कि लेट एम इज द पोजीशन ऑफ द मैन, और ये यहां से 100 फुट के फासले पे खड़ा है। आपने साबित करना है कि उसको खतरा कितनी देर तक है, उसको खतरा इतनी देर तक है। जब मैंने आपको आर्टिकल करवाया उसके अंदर मैंने जब रेंज डिस्कस की, वो लेक्चर आप निकाल के देखें, तो मैंने कहा था कि एक रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल होते हैं। मसलन ये देखें, यहां से एक पीस जो है वो निकला, वो यहां तक जाना चाहता है, 100 फुट की रेंज अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास दो डायरेक्शंस होंगी, अल्फा की दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है और 44 डिग्री के ऊपर और 46 डिग्री के ऊपर। इस एंगल के साथ अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, तो दोनों एक ही जगह पे जाके गिरेंगे। और उसका मैंने बताया था कि अगर इनका सम 90 डिग्री के बराबर आता हो तो फिर दोनों पार्टिकल एक ही जगह पे जाके गिरेंगे, बशर्ते ये कि वेलोसिटी सेम हो। तो इसी तरह इसके भी दो होंगे रास्ता। एक तो ये है कि ये यहां पे आया, यहां पे आके गिर गया। एक जो है ना ये ऊपर से जाएगा ऐसे करके गया और यहां पे आके गिरेगा। तो एक रेंज के लिए हमारे पास दो अल्फा होंगे। तो सबसे पहले तो हम वो दो अल्फा जो हैं, जो हमें 100 फीट की रेंज देते हैं, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये वाला जो पार्टिकल है ये यहां पे जाएगा और यहां तक पहुंचेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। फर्ज कर लिया कि ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा जरा ऊपर से सफर करके आएगा, टाइम ज्यादा लेगा और पहुंचेगा यहीं पे। तो फर्ज कर लिया कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 5 सेकंड है। अब जो खतरे का टाइम है वो किसके बराबर आ गया, जब ये पार्टिकल जाके यहां पे गिरा तो इस बंदे के लिए तो खतरा शुरू हो गया, और खतरा तब तक रहेगा जब तक ये वाला पार्टिकल आके नहीं गिर जाता। तो खतरे का जो टाइम है वो किसके बराबर होगा, t2 माइनस t1 which is equal to 5 minus 3 is equal to 2 सेकंड। तो 2 सेकंड तक वो खतरे में रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, कितना टाइम लगता है, उसका नाम रखेंगे t1। फिर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, उसका नाम रखेंगे t2। और टाइम फॉर डेंजर किसके बराबर आ जाएगा, फिर ये वाला फार्मूला लगा के तो हम टाइम ऑफ डेंजर निकालेंगे और साबित कर देंगे कि टाइम ऑफ डेंजर इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड अल्फा which gives us range 100 feet, r is equal to 100 feet। हमें ऐसे अल्फा की तलाश है, ऐसे एंगल्स की तलाश है जो हमें रेंज 100 फीट दे। रेंज का फार्मूला क्या था, r बराबर होता है v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। अब मेरे पास r की कीमत तो 100 है। अब वेलोसिटी v0 की कीमत किसके बराबर दी गई है, दैट इज गिवन 80 फीट अप टू 80 फीट पर सेकेंड।
ये स्पीड आ गई इसकी, और जी की वैल्यू किसके बराबर होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यूज जब मैं इसके अंदर पुट करता हूं, इसका नाम आप रखते हैं नंबर 1, पुट दीज वैल्यूज इन 1, पुट दीज वैल्यूज इन 1, व्हाट यू विल गेट, आर की जगह पे आ गया 100 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर की जगह पे आ गया 80 का स्क्वायर, साइन 2 अल्फा ओवर जी की कीमत आ गई 32। 32 को उठा के तो लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 3200 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा 6400 साइन ऑफ 2 अल्फा। तो साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, साइन ऑफ 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 3200 को डिवाइड कर देंगे हम 6400 के साथ, तो ये कटने के बाद आंसर इसका आ गया 1/2। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री का काम है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 तब होती है जब ये 30 डिग्री हो और 150 डिग्री हो। साइन 150 भी 1/2 के बराबर होता है, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 30 डिग्री भी 1/2 के बराबर होता है। तो 2 अल्फा हमारे पास 30 डिग्री आएगा और 150 डिग्री। यहां से फिर हम अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, इंप्लाइज दैट एक अल्फा निकल आया हमारे पास 15 डिग्री के बराबर और एक निकल आया अल्फा 75 डिग्री के बराबर। ये वो दो एंगल हैं, देखो इनका सम 90 के बराबर आ रहा है ना, 15 डिग्री प्लस 75, आंसर इज 90 डिग्री। तो अगर इस एंगल के साथ और इस एंगल के साथ और वेलोसिटी 80 के साथ ही हम फेंकेंगे तो दोनों पार्टिकल यहां पे आके गिरेंगे। तो ये वो दो अल्फाज हैं, ये दो अल्फा की वैल्यूज हैं जो हमें 100 फीट की रेंज देती है। अब हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ फर्स्ट वी फाइंड time of flight, time of flight when alpha is equal to 15 डिग्री। तो t का फार्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2v0 sin अल्फा ओवर g। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम हम t1 रख लेते हैं। अब t1 किसके बराबर आया, t1 इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी की कीमत कितनी है 80, साइन हमारे पास है 15 डिग्री ओवर जी की वैल्यू किसके बराबर है 32। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो 2 को 32 पर काटेंगे 16 5 आर 80, तो 5 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री आ गया। अब 15 डिग्री की वैल्यू का हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से निकल आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां से शुरू कर देते हैं,
T1 इज इक्वल टू 5, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई। अब आप जब इस कैल्सियम लेंगे तो 5√3 -1/2 आ गया। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया इसका, यहां से लेकर यहां तक का। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। नाउ वी फाइंड द टाइम when अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो फिर T2 बराबर होगा, यहां पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, T2 इज इक्वल टू V0 2V0 साइन अल्फा ओवर G। तो T2 विल बी इक्वल टू 2 V0 की जगह पे आ गया 80 इंटू साइन की जगह पे आ गया 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 32। ओके, यहां से T2 बराबर आ गया, कटने के बाद आएगा ये 5 आया था पहले भी, 5 साइन ऑफ 75 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं 5 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फॉर्मूला लगाएं इस पर, अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, 5 साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5, इसकी जगह पे आ गया, ये 5 तो बाहर आएगा ना, 5 साइन 145 डिग्री की जगह पे 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 किसके बराबर आएगा, 1/√2 और sin 30 1/2 के बराबर। तो T2 की वैल्यू बराबर निकल आई 5 √3 प्लस 1 /√2। लो जी, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब हम टाइम ऑफ डेंजर निकालते हैं। टाइम ऑफ डेंजर किसके बराबर आएगा, नाउ वी फाइंड टाइम ऑफ डेंजर। डेंजर DANGER, टाइम ऑफ डेंजर विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की कीमत आपने निकाली है 5 ब्रैकेट √3 प्लस 1/2 में से माइनस करेंगे 5। T1 की कीमत निकाली थी हमने, ये है फ्रॉम 2 और ये 3, यूजिंग 2 and 3, 2 and 3, √3 minus 1/2 यहां पे जो है ये 2 दिस है, ठीक है। तो अब ये देखें यहां से 5 2/2 ये कॉमन आ रहा है, 5/2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आया √3
प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1, ये आ गया 5/2 ब्रैकेट खोले जरा, √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1। अब ये देखें, ये वाला √3 इस वाले √3 के साथ कैंसल, और आपके पास 1 प्लस 1 ऊपर आ गया 2, 5 इंटू 2 ओवर 2 √2। अब 2 के साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल होगा, और आपके पास t किसके बराबर निकलाया, 5/√2 सेकेंड। तो यही हमने साबित करना था, इज द टाइम ऑफ डेंजर। ओके, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।